हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। आज अगर जो बात करें ना, तो आज एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा आप सबके सामने चर्चा करने जा रहे हैं, वो है डिजिटल रेप। जनरली आपने सुना भी होगा, रेप के अलग अलग पर्याय हैं, लेकिन अभी ये डिजिटल रेप का क्या नया कॉन्सेप्ट आया है और क्या इसके संदर्भ है और चर्चा में क्यों है, इन सब बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले चाहेंगे कि अगर जो आप इस सेशन में जुड़ रहे हैं तो इस सेशन को लाइक और शेयर कर दें और अपने मित्रों के पास भी इस सेशन को शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इस घटना के बारे में, इस टर्म के बारे में पूरी जानकारी हो पाए। जनरली आपने सुना होगा कि रेप की जब बात करें, जहां पे किसी के साथ जबरन एक तरीके से शारीरिक संबंध बनाया जाता है, उसको हम रेप मानते हैं। डिजिटल रेप में ये कॉन्सेप्ट अलग है। डिजिटल रेप की जब बात करते हैं तो आपके मन में यही संदेह आ रहा होगा कि मोबाइल के माध्यम से या ऑनलाइन जो आजकल साइबर क्राइम चलता है, जिसमें पोर्नोग्राफी भेजना या फिर किसी को अश्लील फोटो भेजना या किसी को धमकी वगैरह देना, क्या ये कॉन्सेप्ट है? तो बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिएगा, इसका इंटरनेट या मोबाइल से कोई लेना देना नहीं है। अगर इसकी बात करते हैं डिजिटल रेप की, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहली अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, इस घटना के पर्याय का जो शुरू हुआ, मतलब इस घटना की जो चर्चा हुई, वह इस कारण से हुई कि एक लगभग 80-81 वर्षीय स्केच कह सकते हो कि जो चित्रकार होते हैं, उनका नाम देख मिला। और इन चित्रकार महोदय की जब बात करें तो संयोग से ये प्रयागराज के रहने वाले हैं और प्रयागराज के एक हिंदू परिवार से आते हैं, लेकिन इन्होंने लगभग आज से 22 साल पहले ही अपने प्रयागराज के लोकेशन को छोड़ करके आज जो नोएडा का लोकेशन है, वहां पे ये रहते हैं। नोएडा की जब बात करते हैं तो ये यहाँ पे रहते हैं। चूंकि ये चित्रकार हैं तो अलग अलग लोकेशन में आते जाते रहते हैं और व्यापार वगैरह भी करते हैं। तो इनका एक फर्म पड़ता है शिमला के अंतर्गत। शिमला की जब बात करते हैं तो इनका एक सहयोगी है, एक कह सकते हो कि इनका कलीग है, और उसने अपनी लड़की को, मतलब अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए क्या किया, इनके साथ दिल्ली में भेज दिया। घटना की शुरुआत यहीं से होती है। उस बच्ची की जब बात करते हैं तो उस बच्ची की एज जब उसने इनके साथ भेजा तो 10 साल की मात्र थी, और उसी टाइम से इनकी नज़र उसके ऊपर पड़ी और एक तरीके से कह सकते हैं कि ये उसके अभिभावक के साथ ही साथ उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगे। उन अश्लील हरकतों की जब बात करें तो उसमें कोई ऐसा रेप वाला कॉन्सेप्ट ना था, लेकिन उससे इतर, उससे मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट देख मिला, जिसको आज हम डिजिटल रेप कर पा रहे हैं। विशेषतः ये घटना जब से इन्होंने बच्ची को अपने साथ रखा तभी से कर रहे थे, क्योंकि वो छोटी थी तो इस कारण से वो अपनी बातों को रख नहीं पाई। अब जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई, क्रम से अगर देखा जाए तो 17 साल की हो गई, तो उसने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के साथ ही साथ इस घटना को अपने परिवार में, जो उसकी एक सौतेली माँ थी, उसके साथ शेयर किया और उसके बाद ये पुलिस थाने में तहरीर दी गई। तभी से ये चर्चा में बना हुआ है कि आखिर डिजिटल रेप क्या है। तो विशेष ध्यान रखिएगा कि इन कलाकार महोदय की जब बात करते हैं तो ये नोएडा के अंतर्गत रहते हैं और अपने कलीग की बेटी के साथ लगभग 7 साल से क्या कर रहे हैं, इस रेप को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि 10 साल में ये लाए थे और आज वो लड़की 17 साल की नाबालिग लड़की है और 7 साल से ये लगातार क्या करें, उसके साथ ये रेप कर रहे हैं। प्रमुखता से देखा जाए तो जैसा कि हमने चर्चा किया कि ये प्रयागराज के रहने वाले हैं, लेकिन आज अब इन्होंने अपना नाम चेंज करके मैरिस राइडर रख लिया है, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया है। अगर देखा जाए तो जब ये घटना पूरी तरीके से तहरीर में आई, उसके बाद इनको जो आज हमारे यहाँ पे भारतीय दंड संहिता है, आईपीसी की जब बात करें, इंडियन पिनल कोड, तो उसके धारा 376 जो कि बलात्कार को संगीन अपराध के रूप में दिखता है, उसके अंतर्गत 323, धारा 323 की जब बात की, जो छेड़छाड़ से चोट पहुंचाना, और इसके अलावा धारा 506 जो कि आपराधिक धमकी की बात करता है, डराने धमकाने की, तो उन सब पहलुओं के ऊपर आधारित करते हुए और पास्को के धारा 5 और 6 के अनुसार इनके ऊपर विभिन्न प्रकार के क्या किए गए हैं, इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। यह तो बिंदु होता है चर्चा का कि किस तरीके से ये इस घटना से जुड़े हुए हैं। आखिर इस घटना की जब बात करें और डिजिटल रेप की बात करें तो यह आखिर होता क्या है, हमें कैसे पता चले कि हम कैसे डिजिटल रेप को कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। तो विशेष ध्यान रखिएगा, ये जो डिजिटल रेप है, जनरली आप भी, जैसा कि हमने शुरू में चर्चा किया, कि आपके मन में यही आ रहा होगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म अर्थात मोबाइल के माध्यम से किसी के पास नेक्ड नंगी तस्वीरें भेजना या फिर उसके पास वीडियो कॉल वगैरह करके अश्लील हरकत करना, ये इसके अंतर्गत आता है। लेकिन जबकि ये गलत है। विशेषतः हमारे यहाँ पे देखा जाए तो जनरली आप भी जानते हैं, मेल और फीमेल का हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा किसी और अंग का या किसी और ऑब्जेक्ट जैसे उंगली, अंगूठा या फिर किसी मटेरियल की जब बात करें, जैसे पेन वगैरह की बात की जाए, तो इस तरीके से कोई भी मटेरियल यूज करके अगर कोई सेक्स करता है तो उसको हम डिजिटल सेक्स कहते हैं।
विशेष पुनः ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा अगर किसी महिला या पुरुष के संदर्भ में किसी बच्ची के साथ अगर जो वो क्या करता है, किसी दूसरे अंग ऑब्जेक्ट में अंगुली, अंगूठा या किसी दूसरे वस्तु का इस्तेमाल करता है तो उसको हम डिजिटल रेप की संज्ञा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे भाषा का जो पर्याय है वो पश्चिमी देशों से आया हुआ है। पश्चिमी देश में ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले से था। वहां पे अगर देखा जाए तो डिजिट का मतलब होता है उंगली। डिजिट की जब बात की जाए तो डिजिट का मतलब होता है उंगली, अंगूठा या पैर के जो अंगूठे होते हैं उनका कॉन्सेप्ट इससे लिया जाता है। और इसी कारण से उसको जब हम डिजिट बोलते हैं तो उसी नाम से इसका नाम आया है, जिसको हम आज डिजिटल रेप दे पा रहे हैं। विशेषतः ध्यान रखिएगा, जो यौन उत्पीड़न डिजिट से किया जाता है उसको ही अब हम डिजिटल रेप कहते हैं। मतलब अंगूठा से, अंगुली से या कोई ऐसे ऑब्जेक्ट से अगर जो रेप किया जाता है तो उसको आज हम डिजिटल रेप की संज्ञा प्रमुखता से देते हैं। अगर आज देखा जाए तो क्या हमारे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पहले से था? बिल्कुल नहीं था। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जैसा कि हमने बताया कि ये पश्चिमी देशों में पहले चलन था। हमारे यहाँ की जब बात करें तो 2012 से पहले इस तरीके से अगर जो कोई व्यक्ति हरकत करता था तो उसको हम केवल छेड़छाड़ के रूप में दायर करते थे। 2012 से पहले अगर कोई व्यक्ति ऐसी हरकत करता था तो उसको केवल छेड़छाड़ की हरकतों में गिना जाता था, ना कि इसको हम बलात्कार अंजाम देते थे। लेकिन जब से निर्भया कांड हुआ, और निर्भया कांड में आपने सुना भी था कि किस तरीके से पूरे भारत को इसने हिला दिया था, उसी कांड के बाद अब ये डिजिटल रेप की कॉन्सेप्ट की संकल्पना आई। क्योंकि आप भी जानते हैं उस दौरान क्या किया गया था, उन खास करके जब हम बात करते हैं बलात्कारियों को मौत दंड देने की बात की गई थी तो उसी अनुसार अलग अलग आपके पहलू बने गए। समिति जो बनी थी उसने 2013 में इस रेप को क्या किया, परिभाषित किया। इस रेप की जब बात करते हैं तो उसने कहा कि जो पहले हमारे यहाँ पे फोर्स्ड अगर जो कोई पीनो वेजाइनल पेनिट्रेशन माना जाता था तो उसको हम केवल रेप में काउंट करते थे। लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ पे जो नई परिभाषा बन के आई वह हुआ कि महिला के शरीर में किसी भी चीज का या किसी भी शारीरिक अंग में कोई वस्तु जबरदस्ती अगर जो डाला जाता है तो उसको हम रेप के कंडीशन में मानेंगे। अब उस कंडीशन में हो सकता हो कि उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या फिर इसके अलावा अंगुली हो सकता है, कोई यंत्र हो सकता है या फिर कोई अंगूठा वगैरह भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में इन सारे पहलू को हम रेप के रूप में काउंट करेंगे। जहां पे अंगुली, अंगूठे की जब बात करते हैं तो उसको हम डिजिट के नाते डिजिटल रेप की संज्ञा प्रमुख रूप से देंगे। ध्यान रखिएगा, यह संकल्पना केवल 2000 पहले की नहीं है। 2000 पहले से भी यह घटना हमारे यहाँ पे चर्चा में थी। क्यों? क्योंकि यह घटना होती है 2 साल की एक मासूम लड़की होती है जिसको अतिरिक्त ब्लीडिंग होने के कारण जब उसको अस्पताल में ले जाने लगा तो वहां पे पता चला कि उसके पापा जो थे वो उसके गुप्तांग में क्या करते थे, उंगली करते थे। और जिस कारण से जब बाद में चेक वगैरह किया गया तो आखिर ये खून कहां से आ रहा है तो पता चला कि उसके पिता की क्या है, ये हरकत है। उस टाइम पे चूंकि हमारे यहाँ पे रेप की परिभाषा में इसको काउंट नहीं किया गया था, जो आर्टिकल है आपके आईपीसी की धारा 376 उसमें नहीं लिया गया था, तो इस कारण से उसको रेप की सजा नहीं दी जा चुकी। तो ये मुंबई का एक केस होता है और इसी से मिलता जुलता एक केस आपके दिल्ली में घटित होता है। दिल्ली की जब बात करते हैं तो एक 60 साल की महिला जो किसी शादी में जा रही थी तो उसके टैक्सी ड्राइवर ने क्या किया, एक लोहे का रॉड उसके गुप्तांग में डाल दिया। क्योंकि वहां पे भी यह 376 जो आईपीसी की धारा है उसमें काउंट नहीं होता था, तो इन दोनों को क्या किया गया, बरी कर दिया गया। जैसा कि हमने चर्चा किया कि 376 जो है वो बलात्कार को शोभित करता है। अगर यहां पे देखा जाए तो 376 में इनको काउंट नहीं किया गया और इस कारण से इनको सजा नहीं मिला। लेकिन हमने बताया कि 2013 के बाद से अब हमने डिजिटल रेप को क्या किया है, कहीं न कहीं कह सकते हो अपराध घोषित कर दिया, उसको रेप की संज्ञा दे दी। तो अब अगर जो कोई व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत इस कृत्य को करता पाया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, व्यक्ति को 5 साल की सजा होगी। और 5 साल के अलावा अगर जो कोई और कृत्य करता है, कोई और घृणित अपराध करता है तो उस कंडीशन में उसको 10 साल की सजा या यूं कह सकते हैं कि आजीवन कारावास भी हो सकती है। तो विशेष ध्यान रखिएगा, आप लोग रेप के बारे में तो अक्सर सुने होंगे लेकिन ये डिजिटल रेप काफी चर्चा का बिंदु था और ये घटना नोएडा से जुड़ी थी, उत्तर प्रदेश से जुड़ी थी, तो इस कारण से आपके साथ इस बिंदु को चर्चा करना लाजमी था। विशेषतः उत्तर प्रदेश के बारे में और भी कोई चीज जानना चाहते हैं तो आप भी जानते हैं कि रोज रात 9 बजे ऐसी क्लास आपके साथ होती है, आप उसमें जुड़ करके अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। विशेषतः इस बिंदु को यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलेंगे किसी और सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।